आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे आगाज। विशाखापट्टनम में एक जलसे आम से भी करेंगे खिताब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ओडिशा में शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। 50 से ज्यादा ममालिक के NRIs प्रोग्राम में हो रहे हैं शरीक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मालदीव के वजीर दिफा के साथ करेंगे 2 तरफा बातचीत। मालदीव की दिफाई अफवाज की सलाहियत में इजाफा, दिफाई मंसूबों समेत दफाई ताउन से मुतालिक तमाम पहलुओं का लिया जाएगा जायजा। JPC का आज पहला इजलास। वजारत कानून इंसाफ के नुमाइंदे एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतालिक तरमीमी बिल पर कमेटी को फराहम करेंगे मालूमात। और खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम के करीब पुडीमटका में जदीद तरीन NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे, जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले रेलवे और सड़क के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें दीगर प्रोजेक्टों के अलावा विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर का संग बुनियाद रखना भी शामिल है। वज़ीर आज़म अनकापल्ली ज़िले के नक्कापल्ली में बल्क ड्रग पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से रोजगार के हज़ारों मौके पैदा होंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म तिरुपति ज़िले में चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया का भी संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 1 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। PM विशाखापट्टनम में रोड शो भी करेंगे। भुवनेश्वर, जो अपने मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया भर से लोग ओडिशा पहुंचना शुरू हो गए हैं। ओडिशा में पहली बार मुनक्किद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस कई लिहाज से खास होने वाली है। पेश है प्रवासी भारतीय दिवस पर अमृतपाल सिंह की ये खास रिपोर्ट। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुशाहिदा करने जा रही है। ये पहला मौका है जब ओडिशा इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 8 से 10 जनवरी तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ओडिशा की सकाफत और फन को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन यूथ ओवरसीज इंडियन डे मनाया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर, मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया और ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी मुश्तरका तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। न्यूज वीक मैगजीन के CEO देव प्रगाद भी मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ शरीक होंगे। The Indian diaspora has an important role to play in the vision of Viksit Bharat. It acts as a living bridge between their motherland and their adopted homeland. That is why the Government of India has chosen the diaspora's contribution to a Viksit Bharat as the overarching theme of the 18th Pravasi Bharatiya Divas. प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज 2003 में किया गया था ताकि मुल्क की तरक्की में डायस्पोरा कम्युनिटी के लोगों के ताउन को निशानजद किया जा सके। यह हर साल 9 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से हजारों NRIs शिरकत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को हजारों NRIs की मौजूदगी में इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ट्रिनिडाड और टोबैगो की सद क्रिस्टीनिया कार्ला कांगलू इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस की मेहमानी खुसूसी होंगी। We will have
ministerial level delegations from Mauritius, Malaysia, and South Africa, and big delegations of diaspora from several other countries, including from Malaysia, Mauritius, Oman, Qatar, UAE, UK, and USA. कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को वक्फ एक खास सियाहती ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर भारत के मुख्तलिफ सियाहती और मजहबी मकामात तक मुसाफिरों को सैर कराएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। इस दौरान वो मुल्क और बैरून मुल्क में नुमाया हुसूलियाबियाँ करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय एजाज से नवाजेंगी। इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस की ये थीम साफ दर्शाती है कि भारत अपने प्रवासियों को महज एक फायदेमंद समूह की तरह नहीं देखता, उनको भागीदारी देना चाहता है, बराबर की हिस्सेदारी देना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत बनने के उस सपने को साकार होने की यात्रा में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और मालदीव के वजीर दिफा घासन महमूद आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह से 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। इस दौरान दोनों वज़रा 2 तरफा ताफ़ाई ताउन, तरबियत, मशक़ और दिफाई मंसूबों पर तबादला ख्याल भी करेंगे। इसमें मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिफाई मसनूआत की फराहमी भी शामिल है। हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान रूहानी, तारीख़ी, लसानी और नस्ली रिश्ते मुश्तरक हैं। मालदीव हिंदुस्तान की पड़ोसी पहले पॉलिसी में एक ख़ास मकाम रखता है, जिसका मकसद बहर हिंद के खत्ते में इस्तेकाम और खुशहाली लाना है। दोनों ममालिक IOR की हिफाजत और सलामती को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। मालदीव के वज़ीर दिफा 10 जनवरी 2025 तक हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। हिंदुस्तान में क़याम के दौरान वो गोवा और मुंबई भी जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की यादगार बनाने का फैसला किया है। दिल्ली के राजघाट पर साबिक़ सदर की एक यादगार तामीर की जाएगी, जिसके लिए उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने PM नरेंद्र मोदी और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बाबा की यादगार बनाने का कोई मुतालबा नहीं था, फिर भी ये फैसला किया गया। मैं वज़ीर आज़म के इस एहसानमंदाना अंदाज से बेहद मुतासिर हूँ। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, मेरे बाबा की यादगार बनाने के फैसले के लिए PM नरेंद्र मोदी जी और उनकी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने इसके लिए PM मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। मोदी जी का साथ भेंट होने की एक अवसर मिला। मैं उनसे मिलना चाहती थी इसलिए कि मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो हैं, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है और इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। It's a great news for me. I got this news from my sister. She sent me a message, and somebody also sent the letter which has been communicated to her, and where that it has been mentioned. In the meantime, TV news also come. Some media person also gave me some information regarding this. I'll say it's a great day for the family, for Bengal. प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं।
मेले के इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इंतजामिया चौकस है। इस बार महाकुंभ मेले में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नमनगार शैलेंद्र मिश्रा ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा से महाकुंभ में सिक्योरिटी इंतजाम समेत कई मसाइल पर बातचीत की। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम इसी कमांड सेंटर में मौजूद हो, जहां आप देखिए मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। अलग अलग जो सेक्टर बांटे गए हैं उनकी पूरी निगरानी इसी कमांड सेंटर से हो रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बीच जो तालमेल है वो यहीं से हो रहा है। इस बार पहली बार महाकुंभ में ऐसा हुआ है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक एआई की आप बात कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें लगभग 2700 कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से बहुत सारे कैमरा एआई इनेबल्ड हैं और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोई बैरियर ब्रीच होता है या क्राउड डेंसिटी एक संख्या से ज़्यादा बढ़ती है या कोई इंसिडेंट होता है, कहीं पे फायर दिखाई देती है, स्मोक दिखाई देती है, तो ये एआई इनेबल्ड सिस्टम एक रेड फ्लैग हमें देगा और उसके अनुसार हम त्वरित रिस्पांस देते हुए अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। ये भी खबर आ रही है कि पूरा सब कुछ डिजिटल हाजिरी की जा रही है, वो भी चाहे पुलिस वालों की जो उनको जहां होंगे स्कैन से हाजिरी हो जाएगी। इस तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ाई गई इस बार महाकुंभ में। जी हाँ, ये सीसीटीवी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा पुलिस ऐप भी विकसित की गई है, जिसके माध्यम से पुलिस वालों को जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, एसओपीज हैं, स्कीम्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक से संबंधित हो, चाहे कंटिजेंसी स्कीम्स हो, आपदा से संबंधित हो, उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। और साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि उनके अटेंडेंस के बारे में और जो कोई लॉस्ट एंड फाउंड होता है उससे भी इंटीग्रेट करते हुए अन्य सुविधाएं भी उस ऐप पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, वो किस बात का ध्यान रखें, चूंकि करोड़ों लोग आएंगे यहाँ महाकुंभ में? अपनी आस्था को के क्रम में यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन करें, स्नान करें। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जो हमारी तरफ से जो कुछ गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी को लेके है, जहाँ भी वो कैंप करते हैं उन चीज़ों को हम चाहेंगे कि वो ध्यान रखें। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है उस पर पुलिस अपनी पैनी नज़र रखी हुई है और अन्य एजेंसियों को भी, जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें रहेंगे। और हर नागरिक से हमारी अपील होगी कि वो अपने आसपास भी ध्यान रखें और अगर कोई चीज़ संदिग्ध पाई जाती है तो निकटम पुलिस थाने को, निकटम पुलिस यूनिट को संपर्क करें। महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पूरा इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम बनाया गया है, जहां से सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और तमाम जो कैमरे लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से वो एआई इनेबल्ड हैं। तो इस पहली बार महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में तकरीबन 40 करोड़ अकीदतमंदों के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए कई दरवाजे बनाए गए हैं। इस गेट को बनाने के लिए कई जगहों से लोग आए हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे रामेंद्र सिंह ने इन दरवाजों को बनाने वालों से बातचीत की। महाकुंभ नगर जब आप प्रवेश करेंगे, जो मुख्य रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर कोई न कोई द्वार मिलेगा। उसकी तैयारी सरकार ने पहले से की है कि एक तो चिन्हांकन हो जाए, दूसरा थोड़ी भव्यता दिखे। उस पर काम करने वाले जो इस द्वार का निर्माण कर रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह इसका निर्माण करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और किस तरह इसका निर्माण शुरू किया है आपने? हम लोग बनारस से आए हैं। इसका निर्माण कई मुख्य द्वारों पे है। डमरू द्वार है, कल्पवृक्ष द्वार है, समुद्र मंथन है और आपका लोगो द्वार है। इतने द्वारे बने हैं, 10 द्वार है सब। कितने लेबर लगा के रखे हो? 35 लेबरें लगे हैं, जिसमें से सब साइड पे काम चल रहा है। कितने कंप्लीट हो गए, कितने शेष बचे हैं? अभी 6-7 कंप्लीट हुआ है, 2 और बाकी है। वो 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी। 2-3 दिन में? हाँ। तो क्या जिस तरह डिजाइन होता है, कैसे डिजाइन कट के आता है, कैसे? सब यहाँ कारपेंटर भी लगे हैं, कुछ एमडीएफ है जो मशीन से कट के आते हैं, कुछ अपने से भी काटते हैं। हम लोग फ्लेक्स लगाते हैं एकदम
लगा लगा के डिजाइन काटते हैं। जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि जिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं ये 10 द्वार वाला महाकुंभ नगर है जिसमें प्रवेश कर रहे हैं और आस्था विश्वास के साथ आप आइए। महाकुंभ नगरी आपका स्वागत कर रही है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक मुल्क एक इंतखाब पर बनाई गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी का पहला इजलास आज होगा। ये मीटिंग जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी की सदारत में बुलाई गई है। इस कमेटी में कुल 39 अरकान हैं, जिसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 मेंबरान को शामिल किया गया है। इनमें साबिक मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा भी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडीयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी समेत तमाम बड़ी पार्टियों के अरकान को भी कमेटी में शामिल किया गया है। दर हकीकत लोकसभा इंतखाबात के साथ ही तमाम कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात कराने के लिए एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक तरमीमी बिल और इससे मुतालिक एक और बिल को मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश किया था, जिस पर अपोजिशन के ज़बरदस्त हंगामे के दरमियान वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। इस कमेटी का मकसद एक मुल्क एक इलेक्शन बिल पर गौर ख़ौस और रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करना है। और आइए अब नजर डालते हैं एक मुल्क एक इंतखाब पर कोविंद कमेटी की क्या सिफारिशात हैं। कानूनी तौर पर काबिल कबूल मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। पहला मरहला लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के साथ एक साथ होने चाहिए। दूसरा मरहला शहरी और पंचायती इंतखाबात 100 दिन के अंदर कराए जाएं। लोकसभा की पहली मीटिंग की तारीख मुकर्ररा तारीख होगी। एक वक्ती आर्जी इक़दाम के बाद इंतखाबात एक साथ होंगे। अक्सरियत ना मिलने या तहरीक अदम एतमाद की सूरत में नए इंतखाबात कराए जाने चाहिए। लोकसभा के नए इंतखाबात की सूरत में मियाद सिर्फ बाकी मुद्दत तक रहनी चाहिए। एक ही वोटर लिस्ट बनाई जाए। वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड तैयार होने चाहिए। अगली खबर संभल से। संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में मस्जिद कमेटी की जानिब से दायर अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस केस की समाअत करेगी। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने सनीचर को संभल की जिलाई अदालत में दायर केस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मस्जिद कमेटी ने दरख्वास्त दायर की थी। अर्जी के जरिए संभल की जिलाई अदालत में दायर केस की बरकरारी पर सवालात उठाए गए हैं और इसकी समाअत को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। इसके साथ ही अदालत के हतमी फैसले तक केस की समाअत मुलतवी करने का मुतालबा भी किया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की जानिब से 19 नवंबर को जारी करदा सर्वे को मनसूख करने की भी दरख्वास्त की गई है। इस मामले में हिंदू फरीक पहले ही हाई कोर्ट में केविट दाखिल कर चुका है। केविट दाखिल करने की वजह से अदालत मुस्लिम फरीक के साथ हिंदू फरीक के दलाइल भी सुनेगी। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त में कुल 13 अफराद को फरीक बनाया गया है। दिल्ली हुकूमत की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना बुग्गा को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमा सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्सेज मेडिकल ने यह हुक्म जारी किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर वंदना बुग्गा के खिलाफ विजिलेंस में कुछ शिकायतें थीं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल डॉक्टर वंदना बुग्गा पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में नाकस मेयार के अद्वियात की सप्लाई के मामले में DGHS की तश्कील करदा कमेटी को क्लीन चिट देने का इल्ज़ाम है। उन्होंने इस मामले को बंद करने की सिफारिश की थी। वहीं इस मामले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विजिलेंस की सिफारिश पर CBI तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बात करेंगे मौसम की। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान सर्दी की लहर और धुंध की लपेट में है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ मकामात पर इंतहाई घनी धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। आज सुबह दिल्ली NCR में धुंध की चादर छाई हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में सर्दी के साथ धुंध की एक मोटी तह भी देखी गई। इस वक्त अयोध्या, यूपी में लोग सर्दी से बचने के लिए नाइट शेल्टर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा सर्दी और सर्दी की लहर के पेश नज़र दिल्ली NCR में छोटे बच्चों की ऑनलाइन तालीम जारी है। इसके साथ ही धुंध की वजह से गुज़िश्ता कई दिन से रेल और फ़िज़ाई खदमात भी मुतासिर हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवेज़ की कई ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं। कई परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई हैं। और जम्मू का भदरवा इस वक्त काबिल नज़ारा है, जहां पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बादल मंडराल रहे हैं।
मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर भदरवाह में दर्जा हरारत मुसलसल 12 दिन से -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। बर्फबारी ने इस दिलकश वादी की दिलकशी को मजीद बढ़ा दिया है। इलाके की आबशारें जम गई हैं और बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिसने पूरे इलाके को एक अजूबे में तब्दील कर दिया है। ताहम बर्फबारी की वजह से मकामी लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सर्दी की लहर के बायस कुदरती आबी ज़खायर के करीब पानी और निकासी आब का इंतजाम जम गया है। इन सब से निपटने के लिए BRO और मैकेनिकल डिवीजन सयाहों और मकामी लोगों की सहूलत के लिए भदरवाह वादी में बर्फ़ हटाने का काम जंगी बुनियाद पर कर रहा है और बर्फ़ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ है। दिल्ली असेंबली इंतख़ाबात 2025 का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पोलिंग 5 और नताइज 8 फरवरी को बताए जाएंगे। और इसके बाद जो अगली खबर है वो है राष्ट्रीय सहारा से ही। अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं राष्ट्रीय सहारा की। ये HMPV वायरस से मुतालिक है। HMPV वायरस की मुतासरीन की तादाद में भारत में इजाफा हुआ है। 10 मामलों की तस्दीक हुई है। हुकूमत की निगरानी और चौकसी बढ़ाने की हिदायत जारी। इनकलाब का रुख करते हैं अगली खबर। तिब्बत में तबाहकुन ज़लज़ला, 100 से ज़ायद लोग हलाक। ये ज़लज़ला जो था इसके झटके नेपाल दिल्ली तक भी महसूस किए गए। और उसके बाद की अगली खबर भी इनकलाब से ही, और वो है ट्रंप का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा को अब अमेरिका की रियासत का दर्जा हासिल कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स जारी। और इसके बाद की अगली खबर ले रहे हैं सहाफ़त से। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया लॉन्च, कहा मुल्क के बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात को एक नए दौर में ले जाने की शुरुआत हो गई है। सहाफ़त की अगली सुर्खी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की 2 असेंबली सीटों पर 5 फरवरी को ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। OBC मुस्लिम रिजर्वेशन मामले की अगली समाअत 28 जनवरी को होगी। ये थे आज के उर्दू अखबारात और इनसे जुड़ी चंद खबरें। रुख करते हैं आलमी खबरों का। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लाने के अपने मंसूबे पर कायम है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल के इम्कान को भी मुस्तरद न करने के बाद पनामा की जानिब से मुनासिब जवाब आया है। पनामा का कहना है कि उसकी बैन समुद्री नहर की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारी नहर की खुद मुख्तारी पर कोई बात नहीं की जा सकती और यह हमारी जद्दोजहद की तारीख़ का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सदर होजे राउल मेलिनो ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो फ़ौज के इस्तेमाल को करने से इनकार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पाबंद नहीं हूँ, हो सकता है आपको कुछ करना पड़े। पनामा कैनाल हमारे मुल्क के लिए काफ़ी अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें कौमी सलामती के मकासद के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। अमेरिका की 14% तिजारत पनामा कैनाल से होती है। पनामा कैनाल अमेरिकी मईशत के लिए लाइफलाइन का काम करता है। अमेरिका के साथ साथ जनूबी अमरीकी ममालिक के दरामदाद और बरामदाद भी पनामा कैनाल के ज़रिए ही होती हैं। अगर एशिया से कैरेबियन मुल्क में सामान भेजना हो तो जहाज़ पनामा कैनाल से ही गुजरते हैं। ख़ुद पनामा की मईशत का दारोमदार इसी नहर पर है और पनामा की हुकूमत इसके इंतज़ाम से हर साल अरबों डॉलर कमाती है। अगर पनामा कैनाल पर कब्जा हो गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन में खलल पड़ने का खतरा है। रुख करते हैं खेल के मैदान का। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप का आगाज़ भारत और नेपाल के दरमियान होने वाले खो खो वर्ल्ड कप 2025 की इफ्तिताई तकरीब इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी। वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के मैचेस 16 जनवरी को ख़त्म होंगे। मुकाबले का फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। और बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन मलेशिया ओपन के पहले राउंड में ताइवान के ची ह्यूचेन से 21-14, 21-7 से हार गए। पेरिस 2024 ओलंपिक्स के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन को शुरू से ही मैच पर कब्जा जमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और पूरे मैच में वो पीछे रहे। ऐसे में ताइवान के शटलर ने 19 सीधे गेम में शिकस्त देकर BWF पर 1000 टूर्नामेंट के अगले राउंड में जगह बना ली है। BWF सुपर 1000 टूर्नामेंट में हार गए हैं लक्ष्य। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम के हाल पर नजर डालेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। क्या आप तैयार हैं?